नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पर। कई दिनों बाद आप सभी से आज साथियों ध्यान रखना मुलाकात हुई। मन बड़ा अच्छा सा है, बहुत गुड फीलिंग्स हैं आपकी इस क्लास को लेकर, आपके इस मंच को लेकर के। आप सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हो या होमगार्ड की तैयारी हो, एग्जामपुर साथियों जिलो जान से मेहनत करता है और हर एक एग्जाम को डेडिकेशन के साथ कराता है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि कहीं ना कहीं से बच्चों को हम पढ़ाएं, तो हमने रेगुलर एप्लीकेशन पर क्लास ली। यूट्यूब पर आपके इस प्लेटफॉर्म पर मतलब यूपी कांस्टेबल एग्जामपुर पर साथियों क्लास अभी चल रही है, जल्दी मेन चैनल पर चालू हो जाएंगी। तो एक बार मुझे आज्ञा दे दीजिए कि आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की झनकार अभय, और समय से कह दूं गाए झूमे मेघ मल्हार अभय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार अभय, और विधाता ने सौंपी है परीक्षा को ललकार अभय। मैं तो माता सरस्वती से केवल ज्ञान मांगता हूं और तुम सबकी सफलता का केवल वरदान मांगता हूं। तो एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों तक साथियों मेरी आवाज को पहुंचा देंगे। और ये क्लास नहीं बल्कि एक ऐसा साथियों मुकाबला है जिसको हम सभी लोग जीतने की तरफ अपना कदम बढ़ाने वाले। आज की क्लास का पहला सवाल आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आज जो आपके टॉपिक हैं वो साथियों आपके सभी लोगों को पता है। हमारे यहां साथियों जितने भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित, संघीय व्यवस्था से संबंधित टॉपिक हैं सबको पढ़ेंगे, पूरा कवर करके चलेंगे। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमें 1 घंटे का समय है और सवालों की संख्या थोड़ा सा साथियों ज्यादा है। समय कम होने की वजह से उतना ज्यादा हम डिटेल ना करके सीधे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। बताइए राजनीतिक व्हिप कार्यालय का उल्लेख किसमें किया जाता है? देखो व्हिप का मतलब क्या होता है, इसका वैसे मतलब होता है हमारे यहां साथियों कोड़ा। कोड़ा जानते हैं साथियों, हमने पढ़ा है कोड़ा। आप जानते हैं संसदीय व्यवस्था में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी जो होती है, प्रत्येक पार्टी जो है साथियों ध्यान रखना, उसको व्हिप जारी करने का अधिकार होता है। जैसे मान लो तुम्हारी पार्टी का कोई गद्दार व्यक्ति निकल गया और कल साथियों उसने क्या कर दिया, भाई साहब ध्यान रखना, पार्टी से बगावत कर दी, तो ऐसे में साथियों व्हिप जारी की जाती है। इसको संसदीय साथियों ध्यान रखना एक तरीके से व्हिप को क्या कहते हैं, तो संसदीय केवल परंपरा के नाम से इसको हम सभी लोग जानते हैं। इसको साथियों पार्टी का जो हेड होता है, याद रखना पार्टी का जो सदन में हेड होता है, सदन में जो हेड होता है, सदन में हेड जो होता है वो साथियों ध्यान रखना जारी करता है। तो बस इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? वैसे साथियों हमारे यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यूपी में कितनी है गुरुजी? 80 लोकसभा की सीटें हैं, हमने ये पढ़ रखा है। अच्छा अगर यहीं पर पूछ दे, बताइए राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं? देखो लोकसभा को तो तुम कर लोगे, लेकिन राज्यसभा के बारे में सवाल पूछ दे तो यूपी में ही राज्यसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें हैं, 31 सीटें आप सभी लोगों को मिल जाएंगी। बताइए विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है? वो भी यूपी में है। कितनी है गुरुजी? 403 है। बताइए विधान परिषद की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में हैं? तो वो भी यूपी में है। साथियों ध्यान रखना 100 सीटें। अगर आपसे कोई पूछे नगर पालिकाएं सबसे ज्यादा किस राज्य में हैं, तो नगर साथियों पालिका की बात कर लें, या साथियों ध्यान रखना हमारे यहां महापाथियों ध्यान रखना पौर की संख्या, या आप सभी लोग नगर निगम की बात कर ले तो हमारे यहां नगर निगम भी साथियों 17 हैं और सबसे ज्यादा ये भी सर्वाधिक यूपी में ही है। बताइए सर्वाधिक गांव किस राज्य में है? तो सर्वाधिक गांव की संख्या हो, सर्वाधिक नगरों की संख्या हो, ये सब यूपी में है। क्यों आखिर ऐसा है? क्योंकि भैया यूपी जो है वो आबादी के मामले में बहुत घना बसा हुआ है। अब कहेंगे महाराष्ट्र गुरुजी, अरे 100 नंबर वाली आज आ गई मेरे दोस्त, जिसको तुम याद कर रहे थे ना वो आ गई आज से क्लास। 100 नंबर वाली भी आज से चालू हो गई। 2019 के भारतीय आम चुनाव किस लोकसभा के गठन के लिए आयोजित किए गए थे? अच्छा देखो 2019 में जो चुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को साथियों बहुमत मिला था, ये तो तुम याद करो ना करो, लेकिन 2024 में इतना तो याद किया होगा गुरुजी, 18वीं लोकसभा जो है वो एक तरीके से गठित की गई थी, आप सभी लोगों को पता होगा। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जो है वो साथियों इसके अध्यक्ष हैं। हमने आपको पढ़ा रखा है, ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। अभी 2024 में अगर 18वीं है तो 19 में 5 साल पहले 17वीं थी। 2014 में कौन सी थी? तो 2014 में 16वीं थी। ध्यान रखना ये आप सभी लोगों को याद होगा। अगला सवाल देखिए, बताइए प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा इनमें से किसके लिए आवश्यक होता है? देखो संसदीय बैठक तुमको बुलाते हैं और संसदीय बैठक की जब हम बात करते हैं तो उसको 3 भागों में बांट दो। ध्यान रखना, 1 साथियों अकेला, 2 दोहरा और 3 तिगाड़ा।
ध्यान रखना, अगर हम 3 की बात करें तो ये 3 आपको याद होंगी। पहले नंबर पर हम सभी लोग जानते हैं हमारे यहां सवाल पूछा जाता है, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर। दूसरे नंबर पर साथियों ध्यान रखना 0 आवर होता है, जिसको शून्यकाल कह देते हैं, शून्यकाल कह देते हैं, शून्यकाल कह देते हैं। और तीसरा साथियों मुख्य कार्यवाही होती है, मुख्य कार्यवाही होती है, मुख्य कार्यवाही। अब इसके लिए समय देखना, प्रश्नकाल के लिए 11 से 12 का समय, साथियों 0 आवर से 12 से 1। ये जो शून्यकाल होता है ना, इसका जन्म भारत में ही हुआ है। इसका जन्म कहां पर हुआ है? भारत में। और इसका जन्म देने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री साथियों जवाहरलाल नेहरू हैं। इन्होंने 1962 में शून्यकाल को प्रारंभ कराया था। बताइए शून्यकाल कब प्रारंभ हुआ? शून्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी के समय 1962 में शुरू हुआ था। तो बताइए प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा बताओ जल्दी से याद रहेगा कि नहीं? तो प्रश्नकाल। दूसरा घंटा साथियों शून्यकाल कहा जाता है, शून्यकाल दूसरा घंटा। ध्यान रखना, घंटा याद कर लेना, और अगर भूल गए तो खेल खत्म। याद रखना जितना पढ़ाया उसमें मॉक टेस्ट में भैया ओ हो मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, तुमने मेहनत ही नहीं करी। सही में पूछो तो देखो एक सवाल है तुम सबसे, याद रखना जितना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं टॉपिक वाइज, अगर तुम इन टॉपिक को अच्छे से मेरे से रिवाइज कर लो, आप जाओ प्रीवियस ईयर उठा लो, आप जाओ मॉक टेस्ट पेपर उठा लो, अगर तुमने हमारे से पढ़ा है तो इन टॉपिक में सवाल फंसने नहीं है। और तुम खुद भी देख रहे होगे, तुम्हारे साथ ये पढ़ रहे बच्चे भी देख रहे हैं। बताइए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें इनमें से निर्धारित करने में सक्षम प्राधिकारी कौन है? आप सभी लोगों को पता होगा। अब नागरिकता से जुड़े हुए सवाल देखना कैसे आते हैं। हमारे यहाँ नागरिकता जो है वो कैसी है? तो सर एकल नागरिकता है, और ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। हाँ जी गुरुजी है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता। साथियों जो नागरिकता है ये भारतीय संविधान का भाग 2 कहा जाता है, ध्यान रखना। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद साथियों 5 से लेकर 11 के बीच में आप सभी लोगों को नागरिकता के पॉइंट मिल जाएंगे। नागरिकता के लिए हमारे भारत में साथियों 1955 में अधिनियम पारित किया गया था, यह आप सभी लोगों को याद होगा, जिसको नागरिकता अधिनियम कहते हैं। अभी इस अधिनियम में 2019 में साथियों संशोधन किया गया, ध्यान रखना। तो 2019 में संशोधन किया गया। नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने का केवल अधिकार साथियों संसद को है। तो केवल अधिकार किसको है? संसद को है। अब ये जितना पढ़ाया है तुम प्रीवियस जाकर चेक कर लो, मतलब मजा आ जाएगा। ध्यान रखना, क्लियर है? आप ध्यान रखना। अगर महान न्यायवादी की बात करें, पकड़ के कमर भाई साहब इसको एकदम ध्यान से देखना। आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी आपको मिलेगा। इस समय 16वें नंबर पर आर वेंकट रमणी हैं। आपने पढ़ा होगा, आर वेंकट रमणी को नोट कर लेना। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। तो कौन होता है? ध्यान रखना, कानूनी सलाहकार होता है। किसका? कानूनी सलाह सरकार को देता है, भारत सरकार को, और सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कहा जाता है। अगला सवाल 6ठे नंबर का, बताइए भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन मंत्रिपरिषद जो होती है उसका गठन नहीं करते? अब देखो मंत्रिपरिषद में आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 74 आता है। बोलो कौन सा आता है? गुरुजी मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और 76 में महान न्यायवादी। ये ट्रायंगल अगर तुमने पढ़ लिया तो मजा आ जाएगी। ध्यान रखना, आर्टिकल 74 में कौन है? तो आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद है। ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद जो है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री है। आर्टिकल 76 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल साथियों 76 में महान न्यायवादी, अभी हमने इसकी बात आपको बताई है। ध्यान रखना, 76 में महान न्यायवादी जो है वो आप सभी लोगों को मिल जाएगा। महान न्यायवादी जिसको कहते हैं, या महान न्यायवादी आप सभी लोगों को मिल जाएगा, जिसकी हम बात साथियों आप सभी से कर रहे थे। ध्यान रखना। अब बताओ इनमें से कौन मंत्री नहीं बनता? साथियों मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, बिल्कुल सही है, वो तो भाई साहब मेन मंत्री तो वही है। आग तो इन्हीं के दिल में लगती है, भ्रष्टाचार तो यही लोग करते हैं। दूसरा, प्रत्येक विभाग का एक उपमंत्री बनाया जाता है, उपमंत्री बनाया जाता था। साथियों ध्यान रखना, आगे हम चलेंगे, हमें साथियों स्थानीय सरकार के मंत्री या साथियों राज्य मंत्री। अब देखो राज्य मंत्री प्रत्येक विभाग का होता था।
चौथे प्रकार के मंत्री जो हैं वो साथियों स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, ध्यान रखना स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, याद रखिएगा इसमें स्थानीय सरकार के मंत्री जो हैं वो नहीं होते, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं। यहां पर नोट डाल करके लिख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे भारत में मंत्री के प्रकार, तो भारत में मंत्री के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार ऊपर सारे लिख गए, ध्यान रखना। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे उप मंत्री होते हैं, तीसरे राज्य मंत्री होते हैं और चौथे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। लेकिन उप मंत्री जो हैं इनको अब सरकारें जो हैं अब नहीं बनाती ज्यादा। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि मंत्रियों की संख्या लिमिटेड है। ध्यान रखना, मंत्री की संख्या कितनी होनी चाहिए? मंत्री की संख्या जो है वो साथियों ध्यान रखना 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। 91वां संविधान संशोधन 2003 इसकी अनुमति नहीं देता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको पारित करा दिया था, कहा था कि 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। ये आप सभी लोग नोट करके डाल लीजिएगा। अगला सवाल 7वां नंबर, बताइए निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है? इनमें से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों के, देखो निर्वाचन की बात कर रहा है गुरुजी, हमको निर्वाचन के बारे में अगर पढ़ना हो तो उसका एक आयोग हमको मिलता है। सारा साथियों सवाल इसी में छुपा हुआ है। आर्टिकल साथियों 324 में आपको निर्वाचन आयोग मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? निर्वाचन आयोग मिल जाएगा। इनमें से बताइए भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रत्यक्ष भूमिका। जैसे उदाहरण के तौर पर सांसद को लिख लो, तुम अपने अपने क्षेत्र के सांसद का नाम जरा पेस्ट करना। हमारे उन्नाव में साक्षी महाराज जी हैं। साक्षी महाराज का नाम सुना है, सब जानते होंगे, भाजपा से हैं। साथियों ध्यान रखना, ये धर्मनिरपेक्षता से चुने जाते हैं। साथियों मौलिक अधिकार से, शक्तियों के पृथक्करण के या सरकार की संसदीय स्वरूप से। मेरे दोस्त, जो सांसद चुना जाता है वो संसदीय व्यवस्था का एक हिस्सा होता है, क्योंकि संसद जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर आती है। जैसे लोकसभा में आप जानते हैं हमारे देश में, भाई साहब ध्यान रखना, अभी 543 सांसद आप सभी लोगों को पता है उपलब्ध हैं। इनको क्या करते हैं मेरे दोस्त साथियों? चुनकर भेजते हैं। तो याद रखना ये संसदीय स्वरूप के अनुसार आते हैं। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन सी दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? अब पहली लोकसभा पूछता तो तुम साथियों जीवी मावलंकर को लगा देते, गणेश वासुदेव मावलंकर को, जीवी मावलंकर को लगा देते। जीवी मावलंकर तुम पहले नंबर वालों को लगा लेते। बताइए पहले के कौन थे? साथियों जीवी मावलंकर। दूसरी लोकसभा की यदि हम बात करें, जिसको साथियों 1957 के करीब गठित किया गया था, साथियों ध्यान रखना, और 1957 से साथियों लगभग आप सभी लोग जानते हैं 1963 के करीब 62 तक चली थी। साथियों अनंत शैम अयंगर जो थे साथियों, इनको M.A. अयंगर के नाम से जानते हैं, इन्हीं को चुना गया था। बलराम जाखड़ का कार्यकाल साथियों 1980 से 1989 जो सबसे ज्यादा है, इनको तो हटा ही दीजिए। वर्तमान में साथियों ओम बिरला 2 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, दूसरे व्यक्ति हैं। बताइए यदि कोई व्यक्ति दोनों संसद भवन के लिए निर्वाचित होता है, मतलब दोनों संसद भवन के लिए निर्वाचित हो जाता है, सोच कर देखिए सवाल का गजब का साथियों कंटेंट। बताइए उस व्यक्ति को सदन में वांछित हॉल में भीतर के कार्य की सूचना दी जानी चाहिए कितने दिन के अंदर? अब ये नोट डालकर लिख लो, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई सदस्य चुना जाता है तो 10 दिन के भीतर, ये कंडीशन है ध्यान रखना, 10 दिन के भीतर उसे ऐसी सूचना दे देनी चाहिए, सूचना देनी चाहिए, और नहीं तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, सदस्यता ही समाप्त हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना 10 दिन के भीतर। तो ऐसी सूचना सदन के भीतर 10 दिन के अंदर दे देनी चाहिए। अगला सवाल, एक संसदीय कार्यकारिणी क्या होती है? आप देखो जरा सवाल को यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो। देखो संसद का मतलब होता है जनता द्वारा चुनी गई व्यवस्था, और संसदीय कार्यकारिणी का मतलब क्या होता है? मतलब जो उसमें शामिल लोग होते हैं, संसदीय कार्यकारिणी में शामिल लोग जो होते हैं उनको साथियों रखा जाता है इसमें। संसदीय कार्यकारिणी क्या है? जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? कानून लागू कराना। कानून लागू नहीं कराती है संसद,
कानून को बनाती है संसद। ध्यान रखना, संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, कार्यपालिका नियुक्त होती है, अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। एक कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। अब यह सवाल आप पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा साथियों, ध्यान रखना कि आप सभी लोग बिल्कुल पढ़ रहे हैं। कार्यपालिका कानून लागू कराती है, कानून लागू। और अगर हमारे देश में आज मोदी जी समर्थन से हैं तभी यह कार्यपालिका लगा सकती है कानून। यह बिल्कुल सही होगा। एक कार्यपालिका जहां संसद है, यह गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, शासन के 3 अंग होते हैं। 3 अंग तो पढ़े हैं ना, 3 अंग होते हैं। एक तो कार्यपालिका होता है, गुरुजी पढ़ा है। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है साथियों? ध्यान रखना, कानून को लागू कराना। विधायिका विधान बनाती है, ध्यान रखना, विधायिका बनाती है कानून को। बनाती कौन है? ये बनाती है। और लागू कौन कराती है? ये लागू कराते हैं। और न्यायपालिका न्याय करती है। न्यायपालिका जो है वो क्या करती है गुरुजी? न्याय करती है। बस इसको अलग से याद कर लेना। ये जो नियम था ये मॉन्टेग्यू ने दिया था, ध्यान रखना, जिनको हम फ्रांस का विचारक कहते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू को आप नोट कर लेना, ये फ्रांस का रहने वाला था मॉन्टेस्क्यू, इसी ने दिया था। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को कहते हैं। ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, इसको अलग कर लेना। अब देखो, ये अगर आपको पूरा सिद्धांत समझ में आ गया तो सवाल को उड़ाने में देर नहीं लगेगी। सवाल अपने आप में ब्रह्म होता है, यकीन मानिए, इससे बड़ा दुनिया में कोई ताकत नहीं है, ना मैं ना आप। तो सवाल को ब्रह्म मानकर करिएगा, जहर है सवाल। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता यानी प्रधानमंत्री नहीं रहा? बताइए, पीएम नहीं रहा, पीएम नहीं रहा। इनमें से लोकसभा का नेता या सदन का नेता का मतलब प्रधानमंत्री। साथियों, आज जैसे मोदी जी हैं, आप जानते हैं, मोदी जी हो या कोई भी व्यक्ति हो जो पद पर बैठा है, वो साथियों ध्यान रखना कौन होता है? वो हमारा लोकसभा का नेता होता है। गुरुजी, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता साथियों ध्यान रखना हमारा प्रधानमंत्री जो पद में होता है वही होता है। कह रहा है, इनमें से कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा? माफी चाहूंगा, लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा, इसका मतलब यह है कि कभी भी वो लोकसभा के लिए नहीं चुना गया। लोकसभा के लिए नहीं चुना, ध्यान रखना, नहीं चुना गया, नहीं चुना गया। ध्यान से सुनिए, लाइन को पढ़िएगा। इनमें से कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा? जबकि वो सदन के नेता रहे। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है और वो साथियों ध्यान रखना कभी भी सदन के नेता नहीं रहे। इसका मतलब है वो राज्यसभा से चुनकर आए। ध्यान रखना, राज्यसभा से चुनकर आए, राज्यसभा से चुनकर आए, चुनकर आए। हमारे यहां मनमोहन सिंह जी जो हैं, ये 2 बार साथियों ध्यान रखना प्रधानमंत्री बने, 2 बार पीएम बने, पीएम बने। लेकिन साथियों ये कभी भी लोकसभा से चुनकर नहीं आए। असम से साथियों ये राज्यसभा से चुनकर आते थे, तो इनको राज्यसभा से साथियों ध्यान रखना चुनकर भेजा गया है। दोनों बार आप ध्यान रखना इनको राज्यसभा से चुनकर भेजा गया। बाकी आप नरेंद्र मोदी को देखिए, लोकसभा के नेता रहे। अटल बिहारी भी लोकसभा से चुनाव जीते, प्रणब मुखर्जी भी लोकसभा से चुनाव जीते और गृह मंत्री जैसे बड़े पदों पर भी रहे। तो ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर, लोकसभा में धन विधेयक आप सभी लोग जानते हैं पारित करने के कितने दिनों बाद राज्यसभा में विधेयक को पारित कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो अपने आप पारित मान लिया जाएगा। यह नियम है, ध्यान रखना, कुछ नियम है, आप सभी लोग याद रखना। जैसे एक नियम 14 दिन के लिए लगता है, एक नियम 60 दिन का लगता है, ध्यान रखना 60 दिन का, और एक नियम जो है वो आप सभी लोगों को याद रखना है 30 दिन पर लगता है। ये आप नियम ध्यान से सुनिएगा तभी मजा आएगा। इसके बाद एक नियम जो है वो साथियों ध्यान रखना 6 सप्ताह का भी लगता है, 6 सप्ताह का भी लगता है, 6 सप्ताह का। अब गुरुजी ध्यान से देखना, 14 दिन साथियों विधेयक के लिए, जो धन विधेयक है उसको साथियों ध्यान रखना राज्यसभा अगर पारित नहीं कर रही है तो वो अपने आप पारित हो जाएगा, 14 दिन का समय दिया जाता है। 60 दिन अगर बिना बताए सांसद बाहर है, ध्यान रखना सांसद बाहर है, बाहर और बिना बताए है, तो ऐसे में उसकी सदस्यता शून्य हो जाएगी। 30 दिन के अंदर अगर आपातकाल लागू किया गया है तो आपातकाल को साथियों सदन पारित करे, दोनों सदन इसको मंजूरी दे, नहीं तो वो शून्य हो जाएगा। 6 सप्ताह में आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ जो अध्यादेश पारित किए जाते हैं, अध्यादेश आप जानते हैं इनकी वैलिडिटी साथियों ध्यान रखना, आप सभी लोग याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत यदि सदन चालू हो गया है तो उसके 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदन पारित करें, नहीं तो खेल खत्म। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए 13 नंबर, कह रहा किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं?
हमारे यहाँ ध्यान रखना, अगर धन विधेयक की चर्चा हो रही है, मेरे दोस्त नोट कर लेना, धन विधेयक की चर्चा हो रही है तो धन विधेयक ध्यान रखना लोकसभा का एकाधिकार होता है, एकाधिकार होता है, एकाधिकार। साथियों ध्यान रखना, इसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के साइन ले लो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ध्यान रखना पूर्व अनुमति होनी चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। और अगर कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसको प्रूव कौन करेगा, तो प्रूव करने का अधिकार जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, जो स्पीकर होता है, उसी को दिया जाता है। तो स्पीकर को, तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वही करेगा। ओम बिरला जी अभी हमारे हैं, वही करते हैं, ध्यान रखना ओम बिरला जी। आप सभी लोग याद रखना, अगर कोई कह दे कि ओम बिरला जी मान लो नहीं है पद पर, तो उपाध्यक्ष कर देगा। याद रखना उपाध्यक्ष को यह अधिकार बाद में मिलता है। बताइए नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? हमारे यहां लोकसभा, जिसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में दिया गया है, इसका गठन किया गया। आपने कहा गुरुजी अभी 18वीं लोकसभा चल रही है जो 2024 से 2029 के बीच में, ध्यान रखना चलेगी। लेकिन ये अब तक लिखना, ध्यान रखना, जब तक बीच में वही पता लगे कल को भाई साहब रिश्ते खराब हो जाए और गिर जाए सरकार, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखना जो पहली बैठक बुलाई जाती है, तो हमारे यहां राष्ट्रपति जो है वो सभी सदस्यों को बुलाएगा और उनसे कहेगा देखो प्यार मोहब्बत से रहना, भ्रष्टाचार नहीं करना, मतलब कुल मिला के संदेश देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करना, हम तुमको क्या करेंगे, एक तरीके से मदद देंगे। लेकिन याद रखना इसके लिए नवगठित प्रथम लोकसभा की अध्यक्षता, ध्यान से देखना, बुलाता कौन है, तो याद रखना बुलाता और संबोधन किसका होता है, तो यह राष्ट्रपति का होता है। लेकिन जो उस समय अध्यक्षता करता है वो कार्यवाहक अध्यक्ष जो होता है, जिसको प्रोटेम कह देते हैं, लेकिन वो प्रोटेम होता नहीं, ये पिछली बार का साथियों ध्यान रखना जो कार्यवाहक अध्यक्ष होता है उसी को साथियों ये जिम्मेदारी दी जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे बताइए पहली अध्यक्षता, भाई संबोधन राष्ट्रपति का होता है, ये बात ध्यान रखना, संबोधन किसका होता है, संबोधन राष्ट्रपति का होता है, संबोधन राष्ट्रपति का होगा, लेकिन अध्यक्षता कार्यवाहक करेगा। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर आएगा और वो हमारे स्पीकर को चयनित करेगा और प्रोटेम स्पीकर चयनित करके इसको भेज देगा। बताइए भारत के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बजट, वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, आपने अभी पीछे कुछ चीजें समझी हैं, उनको जरा सही से बताइएगा। देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा वाह गुरुजी इतना गजब का कॉन्सेप्ट, ऐसा सवाल तो कभी सुना था कि पेपर में आ जाएगा, और अगर आ गया ना तो भाई साहब यकीन मानिए मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। इस बार मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मलारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, हमने उनको जेट सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। जल्दी से बताइए, मजा आ जानी चाहिए आज की क्लास में। कह रहा है भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो केंद्रीय बजट जो है इसको हमारे यहां साथियों ध्यान रखना 2017 से अरुण जेटली ने रेल बजट के साथ इसको प्रस्तुत कर दिया। रेल बजट के साथ साथियों आपने एक सवाल और पढ़ा होगा, ये 1 फरवरी से भी प्रस्तुत किया जाने लगा है। साथियों ध्यान रखना, आप सभी ने पढ़ रखा होगा वित्त मंत्री जो है ये बजट हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। गुरुजी कहां करते हैं जरा बताना सभी लोग, भाई याद रखना इस बार मैदान में तुम्हारे सामने मैं सभी लोगों को याद रखना खड़ा हूं, चिंता मत करना। अगला सवाल देखिए, बताइए संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच में, हमने तुमको बताया अभी अभी भैया 2 सत्र का मतलब इसीलिए कहते हैं कि हमारे यहां राष्ट्रपति जो है वो कितने दिन के ज्यादा नहीं हो सकता, राष्ट्रपति पद जो है वो भाई साहब खाली अधिकतम कितने दिन रह सकता है, खाली ध्यान रखना अधिकतम साथियों ध्यान रखना 6 महीने या 180 दिन तक रह सकता है। ध्यान रखना इसलिए क्योंकि 2 सत्र के बीच में मेरे दोस्त ध्यान रखना, क्योंकि राष्ट्रपति को बुलाओगे नहीं तो फाइनल साइन कौन करेगा। याद रखना आप जानते हैं जैसे मान लो लोकसभा ने विधेयक को पारित कर दिया, ध्यान रखना राज्यसभा भी विधेयक को क्या करेगा, पारित कर देगा। अब बात आती है साइन की, और साइन करने वाला पद जो है वो 0 है, तो भैया 6 महीने का अंतर दे दिया जाता है। तो 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यह सवाल है 6 महीने दे देगा, कई बार वो 180 दिन दे देता है, मोटा मोटा 6 महीने। आप दिमाग
को खोलकर बैठना। बताइए राज्यसभा का कोरम, भैया कोरम को गणपूर्ति कहते हैं। कोरम को क्या कहते हैं गुरुजी? गणपूर्ति कहते हैं। ये कोरम या गणपूर्ति होता है, ध्यान रखना। गणपूर्ति आप जानते हैं, जैसे राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं साथियों, ध्यान रखना, या लोकसभा जो है उसमें जितने भी सदस्य हैं उनका 1/, साथियों ध्यान रखना, 10 होना चाहिए, 1/10। राज्यसभा में जैसे मान लो 250 सदस्य का प्रावधान है, 287 सदस्य जो हैं उनका प्रावधान किया गया है, तो इस प्रावधान के अनुसार 1/10 आप निकाल लीजिए, 25 सदस्य होंगे तभी कोरम चलेगा। अगर यही लोकसभा के लिए पूछ देता तो लोकसभा के लिए साथियों आप जानते हैं 543 सदस्य हैं, और इनका साथियों 1/10 निकालोगे तो आप सभी लोग जानते हैं कितना हो जाएगा सर, 55 सदस्य हो जाएंगे। 55 सदस्य दशमलव में आएगा, 55 कहना। वर्तमान में लोकसभा में 200, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, आप ध्यान रखना, 5 खाली हैं, फिर भी साथियों 24.5 यानी 25 ही होगा। आप सभी लोगों को याद रखना है, तुरंत आप लगाएंगे। बताइए, आप सभी लोगों ने एक शब्द और सुना होगा साथियों, हमारे भारत में ये जो गणपूर्ति होती है, क्या ये विधेयक को पारित करने के लिए, अरे विधेयक के डिस्कशन के लिए, पारित करने के लिए सब पर काम आती है। बताइए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होती है? देखो, मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन लोकसभा में बैठती है तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए जिम्मेदार होती है। आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा के प्रति ध्यान रखना, समूह के रूप में, ध्यान रखना, समूह के रूप में, सामूहिक। इसीलिए एक सवाल आता है कि यदि एक मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए, एक मंत्री के विरुद्ध निंदा, ध्यान रखना, विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए, निंदा प्रस्ताव क्या हो जाए भाई साहब? पारित हो जाए, पारित, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद को पूरी क्या करना पड़ेगा? बहिष्कृत करना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद का त्याग हो जाएगा, ध्यान रखना, त्याग हो जाएगा, त्याग। ये आप सभी लोग नोट कर लेना। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से हमेशा लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, जबकि अगर मंत्री व्यक्तिगत तौर पर देखें तो व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि इनको शपथ तो उसी ने खिलाई होती है। ये शपथ देते हैं कि हम एक सुंदर राष्ट्र को बनाएंगे और देश का विकास कराएंगे। अगला सवाल 19 नंबर, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 543 है। यह सवाल 2025 के साथियों ध्यान रखना, आप सभी लोग आज की डेट के अकॉर्डिंग 25 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। 2026 तक साथियों ध्यान रखना, सीटें नहीं बढ़ेंगी, सीटें नहीं बढ़ेंगी, ध्यान रखना, बढ़ेंगी। क्योंकि इस तक इसलिए नहीं बढ़ेंगी क्योंकि अब इसके बाद होगा सीटों का परिसीमन। ध्यान रखना, परिसीमन का मतलब लिमिट तय होगी कि भैया किस राज्य की किस सीट में कितने वोटर हैं, उसके बाद तय होगा और सीटें बढ़ेंगी। याद रखना। अगला सवाल, लोकसभा का पहला आम चुनाव इनमें से कब हुआ था? आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहां 13 मई की वो डेट, जब भाई साहब ध्यान रखना 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। याद आया? गठन किया गया था, गठन। और अगर आपको यह याद नहीं है तो आप सभी लोग अब याद कर लीजिएगा, हमारे भारत में लोकसभा का पहला चुनाव इसी के साल के साथियों ध्यान रखना साथ हुआ होगा। तो 1951-52 के वर्ष में पहली लोकसभा का गठन जो है वो साथियों 52 में किया गया था और चुनाव 1951 में किया गया था। अगर कोई पूछे बताइए कितनी सीटें थी, ध्यान रखना, समझ में आया? अगर कोई पूछे कितने साथियों सीटें थी इसमें, तो 525 सीटों पर चुनाव हुए थे। ध्यान रखना, इसको भी नोट कर लेना। आप सभी लोग याद रखना, ज्यादातर 2-2 पे लड़े थे। आज के समय में देखो सीटें मांगने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, उस समय लोगों को दी जा रही थी सीट कि भैया आओ चुनाव लड़ो। आज अच्छा कितने लोग सांसद बनना चाह रहे मेरे दोस्त, मैं कहता हूं उस समय तो सांसद की सीट ऐसे बंटती थी कि भैया ले जाओ, फिर भी तैयार नहीं होते थे लोग, क्योंकि लोगों के पास भाई साहब, तुमने सुना होगा शास्त्री जी ने फटी धोती में शपथ ले ली। क्यों? क्योंकि उस समय था ही नहीं सिस्टम इतना ज्यादा, और जिसके पास था पैसा खूब था, अलबत्ता था भाई, लेकिन जिनके पास नहीं था नहीं था। राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? देखो, राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो 6 साल के लिए चुना जाता है। राज्यसभा का अगर आपसे कोई पूछे, एक सवाल बताना, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? एक ऑप्शन दे रहा हूं, दूसरा दे रहा हूं, तीसरा दे रहा हूं और चौथा साथियों ध्यान रखना आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है साथियों 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है साथियों 4 वर्ष, ध्यान रखना, और चौथा ऑप्शन है साथियों ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना कोई नहीं, ध्यान रखना कोई नहीं।
सवाल जो है ये 1000 रुपए का है। जरा बताओ कौन बताएगा। हम जानते हैं राज्यसभा में 543 अभी कितने हैं तो मेरे दोस्त 245 सदस्य हैं और इनमें से 1/3 सदस्य जो हैं वो साथियों ध्यान रखना प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या हो जाते हैं, 2 वर्ष पर साथियों ध्यान रखना एक तरीके से रिटायर हो जाते हैं। रिटायर्ड आपने सुना होगा राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदस्य। अरे भाई साहब कसम से यही चाह रहा था, तुमसे उम्मीद यही थी मुझे। मैं तुमको ऐसे लोग प्रणाम करते हैं, मैं तुमको ऐसे प्रणाम करता हूं क्योंकि मैं जान गया हूं कि तुम सबके सब पॉलिटी के बेताज बादशाह हो। तुम सबके सब 6 लगाओगे 6 लगाओगे 6। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो साथियों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। याद रखना राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता कोई कार्यकाल? क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। बोलो स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। तो जब स्थायी सदन है तो भैया तुमने कैसे लगा दिया बताओ जल्दी से। है कोई जवाब तुम्हारे पास? गुरुजी जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि 100 में 100 नंबर लाने के लिए 100 में 100 नंबर लाने के लिए रात में 9 बजे वाली जीएस की क्लास शुरू हो चुकी है। बढ़ाओ पड़ोसी के कान में भाई साहब घंटा, भाई साहब पड़ोसी के कान के ऊपर बजा दो घंटा और उससे कह देना कि इस बार मुकाबला टक्कर का होगा। होमगार्ड में 100 नंबर वाली क्लास, जीके जीएस की असली जंग, 100 प्रश्नों के साथ पूरा पेपर फंसाने वाली क्लास रात में 9 बजे अंकित सर लेकर आ रहे हैं। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भवपार होता है, जहां गुरुओं की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं गुरु से बढ़कर कोई दूजा, जहां गुरु होते हैं वहां सब काम बन जाते। मेरे दोस्त ध्यान रखना, आप तुरंत लगाएंगे अगला सवाल। जरा मुकाबले में आ जाओ और मैदान को फतेह करने वाली बातें करो। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी विधेयक पेश कर सकता है? देखो सरकारी विधेयक उसको कहते हैं जो मंत्री, साथियों ध्यान रखना, एक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कौन करते हैं? जो मंत्री प्रस्तुत करते हैं। मंत्री ध्यान रखना, मंत्री प्रस्तुत करे सरकारी विधेयक, मंत्री प्रस्तुत करे साथियों ध्यान रखना एक तरीके से सरकारी विधेयक। लेकिन ध्यान रखना आप सभी लोग, अगर आपसे कोई पूछे बताइए प्राइवेट विधेयक क्या होते हैं, तो प्राइवेट विधेयक जो होते हैं ये यदि कोई सदस्य प्रस्तुत करता है उसको कहते हैं। अब देखो सदस्य प्रस्तुत करता है तो वो पारित नहीं हो पाएगा, पारित नहीं होगा क्योंकि भैया पार्टी समर्थन नहीं देगी, तो ऐसे में इनको नहीं रखा जाता है। तो सरकारी विधेयक केवल लोकसभा में मंत्री लोग रखते हैं। ध्यान रखना, संसद में किसी भी सदन में संसद में किसी भी सदन में मंत्री, ध्यान से देखना, लोकसभा में सरकारी विधेयक रखे जाते हैं, इनको आप लगा देना। संसद में मंत्री नहीं है, ध्यान रखना, संसद के किसी भी सदन में मंत्री या लोकसभा में ट्रेजरी बेंच ये नहीं होगा। लोकसभा में जो मंत्री विधेयक रखते हैं उनको सरकारी विधेयक कह देते हैं। ये आप सभी लोग याद रखना। क्लियर है? जल्दी से बताइए, बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर है, जल्दी से बताइए। चलो आगे चलते हैं, मुकाबले में आते हैं भैया, सिस्टम को फाड़ते हैं। एक बार कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में है ना लोकसभा मंत्री। वाह वाह, ध्यान से देखना सर, जल्दी से बताइए। 26 नवंबर यूपी कांस्टेबल ट्यूटर के लिए कैंपेन कर दो सभी के सभी। विवेक सर ने ऐलान कर दिया है तुम्हारे लिए, मैदान में आ गए भाई साहब। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 को पढ़िए। इसमें आप जानते हैं प्रोटेम स्पीकर होता है। कौन होता है गुरुजी? प्रोटेम स्पीकर होता है। ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा में बहुमत दल के सदस्य नहीं, लोकसभा के जितने भी साथियों सदस्य होते हैं वो सारे के सारे मिलकर उसको चुनते हैं। याद रखना, प्रोटेम स्पीकर इसकी पूरी निगरानी रखता है और प्रोटेम स्पीकर ही इसको कराता है। बताइए संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है? हमने आपको अभी पढ़ाया था भैया, याद करिए, हमने आपको 91वां संशोधन 2003 का पढ़ाया है। इसमें लोकसभा का साथियों ध्यान रखना केवल 15% मंत्री बन सकते हैं और यह विधान अटल जी के समय साथियों किया गया था। किसके समय? अटल जी के समय साथियों ध्यान रखना किया गया था। अगर 91वां संविधान संशोधन आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे दोस्त आज के बाद आप सभी लोग कलम को तोड़ देना, और कलम को इसलिए तोड़ देना क्योंकि इसके
पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, बार बार नहीं, एक बार बताया, उसको दिमाग में बिठा लो, याद रखना। कितना डिटेल में? 15%। अब तुमको कल को देखना मुर्गा बोले कुकड़ुक्कू, कल मुर्गा फिर से बोलेगा और फिर से बसंती देखना तुम्हारे सामने सवाल प्रस्तुत कर देगी, कह देगा भाई साहब ध्यान रखना कि बताइए विधानसभा जो होती है, विधानसभा क्योंकि ये निचला सदन होता है, राज्य में निचला सदन किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं गुरुजी। निचला सदन जो विधानसभा का होता है उसमें जो सदस्य होते हैं, उसमें जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों को ध्यान से देखना साथियों, ध्यान रखना। निचला सदन जो होता है विधानसभा का, इसमें भी 15% ही मंत्री बनाओगे, ध्यान रखना। अगर मान लो 15% सदस्य नहीं है तो साथियों ध्यान रखना, केवल और केवल उदाहरण के तौर पर आप 12 मंत्री बना सकते हैं, लेकिन साथियों ध्यान रखना दिल्ली में 6 ही हैं। दिल्ली में कितने हैं? तो 6 ही मंत्री हैं। तो बताइए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना? तो लोकसभा में सदस्य संख्या का 15% आप नोट करेंगे। 25 नंबर सवाल, 15%, 15%। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? अब देखो लोकसभा जो है यह जनता का सदन होता है। किसका सदन होता है? जल्दी से बताइए, अच्छा जल्दी से बताइए, लोकसभा किसका सदन होता है? गुरुजी ये जनता का सदन होता है, ध्यान रखना, ये जनता का सदन होता है, जनता का सदन। इसीलिए इसको निम्न सदन कह देते हैं। निम्न सदन जो है वो साथियों कह देते हैं। इसे पब्लिक सदन के नाम से भी हम सभी लोग एक तरीके से जानते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा में पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व किसके पास होता है? देखो सारी ताकत जो होती है वो उस समय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के हाथ में होती है। उसके हाथ में सचिवालय होता है, उसी के हाथ में पूरी ताकत होती है। लोकसभा का सचिवालय किसके दिशा निर्देश पर? इसी के दिशा निर्देश पर। बताइए सदस्यों को सदन से बाहर कौन करेगा? तो सदस्यों को क्या कर सकता है? सदन से बाहर कर सकता है, सदन से बाहर। तो यह ताकत किसके अंदर है? एक बच्चा कह रहा है सर राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति के हाथ में कंटाप के नीचे कंटाप, और कंटाप के नीचे साथियों और एक कंटाप। ध्यान रखना, ध्यान रखना, राष्ट्रपति कैसे लगा दोगे? पूर्ण अधिकार जो होता है वो सचिवालय का और बाकी चीजों का अध्यक्ष के पास होता है। इनमें से किस राज्य में लोकसभा में केवल एक से, ध्यान से देखना, इनमें से किस राज्य में लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं? देखो भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें केवल एक एक लोकसभा की सीट है। ध्यान रखना, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो लोकसभा की साथियों ध्यान रखना एक सीट, ध्यान रखना एक सीट, लोकसभा की एक सीट जो है वो हमारे भारत में, जैसे मेघालय है साथियों, इसमें एक से अधिक सीटें हैं। मेघालय में कितनी हैं मेरे दोस्त? 2 सीटें हैं, इसमें तो 2 सीटें हैं। बाकी नागालैंड में नागा आदिवासी हैं तो इनकी 1 सीट है, ध्यान रखना 1 सीट है। इसी तरीके से मिजोरम में आप देखोगे तो इसमें भी 1 सीट है, ध्यान रखना। इसी तरीके से सिक्किम में देखोगे तो 1 सीट है, आप ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप में जाएं तो अंडमान निकोबार में कितनी है? अंडमान में 1 सीट है साथियों। इसी तरीके से चंडीगढ़ की देखें तो चंडीगढ़ की भी साथियों ध्यान रखना 1 सीट है। इसी तरीके से दादरा और नागर हवेली की बात करें तो दादरा की भी 1 सीट है, आप नोट कर लेना। लक्षद्वीप और पांडुचेरी आप सभी लोगों को अलग से याद करनी होंगी। इनमें से बताइए लोकसभा में किस राज्य में 1 सीट साथियों अधिक है? 1 से अधिक सीटें तो नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय में साथियों ध्यान रखना 1 से अधिक सीटें हैं। 27 नंबर, सबसे ज्यादा यूपी में है। बताइए राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? राज्यसभा के बारे में कौन सा साथियों कथन जो है वो सही है? फटाफट बताइए और मुकाबले में डटे रहिएगा। ध्यान रखना, एक बार फिर कह रहा हूं, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पढ़ाई के इस दौर में यदि चुप पाए जाओगे तो इतिहासों के पन्नों में फिर सब कायर कहलाओगे। अभी तक जो भूले हो गई हो उन सब का अब समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। और तुम भी पढ़ाई की इस बार सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो, अपने माता पिता का सम्मान तुम आजाद करो। सवाल देखिए, राज्यसभा जिसको हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में पढ़ते हैं, आप सभी लोग जानते हैं इसमें 245 सदस्यों का प्रावधान जो है वो किया गया है। लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। साथियों ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा में आपने कभी नहीं देखा होगा भैया इसमें एकल संक्रमणी मत पद्धति को लगाते हैं और आप प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराते हैं। इसका मतलब ये गलत लिखा गया है। गलत है तो गुरुजी काट दो, तुम काट दो, तुम काट दो, तुम काट दो, काट दिया हमने। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। हमने पहले भी बताया राज्यसभा का कौनो कार्यकाल नहीं होता तो कोई नहीं होता, ध्यान रखना कोई नहीं, क्योंकि ये स्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। ये
गलत था, ये सही है। राज्य सभा को आप बताओ पिछली बार कभी भंग किया गया था? अरे 1952 से लेकर 2025 तक आ चुके हो तुम, 1952 से 2025 तक आ चुके हो, अभी तक भंग नहीं हुआ। ध्यान रखना, भंग नहीं, भंग नहीं। क्यों भैया? क्योंकि ये कभी भंगी नहीं होती। इसमें साथियों ध्यान रखना, 2 साल पर 2 ईयर पर 1/3 सदस्य जो हैं वो सिर्फ सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 6 साल का कार्यकाल होता है तो वो सर्कल बन जाता है पूरा पूरा। आप सभी लोग ध्यान रखना, 6 साल सदस्यों का कार्यकाल होता है। कभी भी आप इसको ध्यान से देखें तो याद हो जाएगा। बताइए, पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद ने कब प्रस्तुत किया गया था? अन्ना हजारे का नाम कितने लोग जानते हो? अगर आपने अन्ना हजारे का नाम सुना हो तो एक बार यस करना और दिल अपना भेजना, मजा आ जाएगी। बाकी निगेटिविटी से दूर रहिए। अन्ना हजारे का नाम सुना है? गुरुजी अन्ना हजारे का नाम हमने सुना था, अन्ना हजारे का नाम सुना था। ये जो अन्ना हजारे थे, इन्होंने हमारे भारत में भाई साहब आमरण अनशन शुरू कर दिया था। कहा था हम तब तक नहीं हटेंगे, ना तो कुछ खाएंगे ना पिएंगे। इनका जो अनशन था ये 2000 साथियों ध्यान रखना 13 में बड़ा भयंकर रूप से शुरू हुआ और 13-14 में सरकार तक को हिला डालता है। 1968 में हमारे भारत में पहली बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। ये जो लोकपाल होता है इसको ओम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं। ये साथियों ध्यान रखना, ऐसा एक तरीके से अधिकारी होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहे तो पूरे भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है, अर्थात भ्रष्टाचार को रोकने का ये एक माध्यम सा। ध्यान रखना, लोकपाल, लोक का मतलब जनता और उसकी देखरेख करने वाला। अगला सवाल देखिए 29 नंबर। वैसे आप जानते होंगे हमारे यहाँ बैंकों में भी बैंकिंग लोकपाल होता है। ओम्बुड्समैन 30 दिन के अंदर शिकायत को खत्म करने की कस्में खाता है। ध्यान रखना, समझ में आया? अगला सवाल देखिए, कह रहा है इनमें से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार को संभाला है? एक बच्चा कह रहा है नाम है इसका किशन। सर आप रियल हीरो हो, इतिहास अंतिम प्रयास बैच में बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया है। वाह मेरे भगवान, कम से कम किसी एक महापुरुष ने ये बात तो बोली। यकीन मानिए मैं तुम्हारे इस कमेंट के लिए, अच्छा जो जो अंतिम प्रयास में मेरे से पढ़ रहे हो, एक बार कसम से बताना, दिल पर हाथ रख के बताना, तुमको रिश्वत नहीं दी मैंने, ना किसी बच्चे से मैंने ये कहा है कभी भी आज तक कि किसी यूट्यूब पर आकर ये कहना कि मैंने अच्छा पढ़ाया कि नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं कसम खा के कहता हूं, तुम बाकी यूट्यूबर्स से, बाकी कंटेंट से तुलना करके देखना, इस बार रो दूंगा अगर तुमने झूठ बोला तो। कसम से इतना दिल से पढ़ाया है ना कि मैं खुद इस वक्त भावुक हूं। यकीन मानिए एक एक छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट, बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट मैंने पेड बैच में पढ़ाया है। और उन सब बच्चों को जिनको होमगार्ड में इस बार भर्ती होना है वो ध्यान से कान खोलकर सुन लो। तुमको मेरे पढ़ाए इतिहास के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में भी इतिहास में दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने तुमसे पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, कांस्टेबल और एसआई में इस बार बंटवारा है, होमगार्ड सिर्फ और सिर्फ हमारा है। याद रखना, दिल जान से पढ़ाया है, मेहनत करके पढ़ाया है। समय की मैंने कभी फिक्र नहीं की। मेरी क्लास में हमेशा जैसे 50 मिनट की क्लास होती ना तो वो 55-60 हो जाता है, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुझे पूरा भरोसा है उन बच्चों पर जिनको मैंने पढ़ाया है। यकीन मानिए दिल खोल करके मेहनत करिए और कर भी रहा हूं। आज भी जाकर देख लेना, 55 मिनट से ज्यादा ही क्लास है। सच में कह रहा हूं, हमेशा देर हो जाती है। किसके लिए? मैं अपने लिए देर नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए देर करता हूं, इसलिए क्योंकि हो जाने दो यार, मेरा समय लग जाए, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए बस। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर 5-5 मिनट डेली जोड़ो ना, 1 महीने में भाई साहब 5×6=30 गुणा कर लेना, समझ में आ जाएगा कितनी क्लासें ज्यादा पढ़ा देता हूं। बताइए भारतीय राष्ट्रपति में सबसे कम अवधि के लिए। अब देखो जाकिर हुसैन साहब को हमने कब चुना था, आप सभी लोगों को पता है 1967 में चुने गए और 1969 में भाई साहब पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से लेकर 1962 तक रहे। नीलम संजीवा रेड्डी आप सभी लोगों को पता है ये 1977 में जाकिर फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद 1982 तक रहे थे। आर वेंकट रमन साथियों आप सभी लोगों को पता है ये भी अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल कर देते हैं। तो अब आपको देख के ही पता चल रहा होगा गुरुजी भैया एक ही है जाकिर हुसैन साहब, जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं, मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं, और इनके बारे में तुमने सब कुछ पढ़ रखा होगा। ये जो तुम्हारे सामने कमेंट है ना, अगर एक बच्चा होता तो बताता, दिल खोल करके सबने कमेंट किया है, कोई एक नेगेटिव कमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये प्यार होता है सच में टीचर्स के लिए। मजा आ जाती है कसम से, ऐसे मेहनत करो टीचर की। भाई साहब ध्यान रखना, बच्चे खुद ऑनलाइन आकर के तारीफ कर दे कि नहीं यार वाकई में टीचर ने आग लगा रखी है, मेहनत कर रखी है। ये यूट्यूब पे चिल्लाने का नहीं है, ये मेरी ताकत
पेड बैच में एप्लीकेशन में बच्चों के पढ़ाने की है। मैं नहीं जानता उन बच्चों को, तो मैं कहता भी नहीं कि यूट्यूब पर आना ना आना, वो उनकी इच्छा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि तुम मेहनत मत छोड़ना, कहीं से भी मिले। रात में 9 बजे वाली 100 क्वेश्चन की क्लास छोड़नी नहीं है, कुछ भी करके लेना है। भारत देश का सर्वोच्च कार्यपालक इनमें से कौन सा होता है? अच्छा देखो, कार्यपालिका की सभी शक्तियां, भारतीय संविधान का आर्टिकल तुम 53 पढ़ो, इसमें क्या कहा गया है? तीनों, साथियों ध्यान रखना, सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, इसके बाद कार्यपालिका की समस्त शक्तियां सारी की सारी किसमें होती हैं? गुरुजी राष्ट्रपति में होती हैं, राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति ही वो पावर है जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का सर्वोच्च साथियों प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के नाम पर ही सारी बैलगाड़ियां धोते रहते हैं, उनका काम करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? देखो, निर्वाचित करने की बात कर रहा है, इसका मतलब चुनाव किया जाएगा। मेरे दोस्त ध्यान रखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भारत एक गणतंत्र है, और गणतंत्र में साथियों ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में, माफी चाहूंगा, उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। ध्यान रखना, भारत एक गणतंत्र है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन राष्ट्रपति होता तो उसके लिए भी यह बात सही हो जाती। अब आप देखो उपराष्ट्रपति के बारे में। अब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में एक अंतर होता है चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो इसको चुनते हैं, जबकि अगर हम राष्ट्रपति की बात कर लें तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभा होती है ना, उसके साथियों ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन तो होते हैं लेकिन उनके केवल निर्वाचित सदस्य, यह अंतर होता है। ध्यान रखना, यह अंतर होता है। तो दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी विधानसभा के सदस्य वोट नहीं डालते हैं। मैदान खाली करो। अंकित सर की भाई साहब बुलेट ट्रेन आ रही है। बताइए, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया था? आप सभी लोग जानते हैं, हमारे भारत में केवल और केवल मनमोहन सिंह जी हैं और कोई नहीं है। भाई साहब, इन जैसा योग्य प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला, हमारा सौभाग्य था। 2004 से लेकर 2014 तक 2 पूर्ण कार्यकाल किए। आप सभी लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी जी 1966 में बनी और 1900 ध्यान रखना, टोटल इनका कार्यकाल जो था वो 84 साल, 1984 तक। इस बीच में इन्होंने 1900 ध्यान रखना 77 में सत्ता खो दी और 1980 में फिर से साथियों ध्यान रखना इनको बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, फटाक से बताइएगा, जल्दी से बताइए। भारत ने, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? जैसे मान लो हमारे भारत में आर्टिकल 356 लगा दिया गया। अब आर्टिकल 356 लगा दिया जाएगा तो राष्ट्रपति की जितनी भी, मतलब जो राज्य की जितनी भी पावर हैं वो राज्यपाल के पास आ जाएंगी। अब देखो, राज्यपाल जो होता है ये होता है केंद्र का प्रतिनिधि और इसको नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन ये राष्ट्रपति जो है ये किसका प्रतिनिधि होता है? तो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, केंद्र का प्रतिनिधि। और केंद्र में सरकार जो है वो काम करती है। इसीलिए साथियों, जितने भी विधेयक होते हैं वो सारे के सारे संसद या सरकार के पास चले जाते हैं और संसद में विधेयक लाने का काम जो है, धन विधेयक लाने का काम लोकसभा के पास होता है। तो ये आप सभी लोग याद रखना, केवल लोकसभा में प्रस्तुत। संसद नहीं पूछा उसने भी कसम खा रखी है कि भैया एकदम जहर पूछेंगे, और जहर पूछने का मतलब उसने संसद नहीं पूछी। अभी तक पेपर में संसद दे देता था ऑप्शन, संसद नहीं दी, संसद में भी लोकसभा। और ये तो तुमको पता है, बच्चों का खेल था। अगला सवाल देखो, कह रहा है बताइए, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? आंतरिक आपातकाल ये शब्द जो है ये हमने जब 44वां संशोधन लागू किया तो 1978 में हटा दिया। ध्यान रखना, बोलो हटा दिया गुरुजी, हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि इसके स्थान पर अब हमने नया शब्द लाए हैं, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, ध्यान रखना, हमारे देश में आपातकाल 3 कंडीशन में लगता है। एक तो चाहे आप देख लो पढ़ करके, बाह्य आक्रमण अगर कोई कर दे तो आपातकाल लगा देना। दूसरी कंडीशन होती है यदि किसी देश से युद्ध हो जाए, और तीसरी होती है सशस्त्र विद्रोह। बताइए, आंतरिक आपातकाल की घोषणा जून में साथियों की गई थी इंदिरा गांधी जी के समय। आप सभी लोग याद रखना 1975 में। अगर कोई पूछे बताइए कब, तो जून के महीने में। आप सभी लोग जानते हैं
अगर डेट पूछ ले तो 25 जून को। अभी साथियों संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको हमने सेलिब्रेट भी किया है। बताइए अप्रत्याशित, साथियों ध्यान रखना, परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग की जाने वाली निधि को क्या कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है? अचानक से जो समस्या आ जाए, समझ में आया? अचानक से अगर कोई समस्या आ जाए, जैसे मान लो कल को भारत पर कोई विपदा आ जाए, ध्यान रखना, अगर कोई समस्या आ जाए, अचानक समस्या आ जाए, कैसी साथियों ध्यान रखना, अचानक, अगर अचानक आ जाती है अचानक, तो ऐसे में साथियों भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अचानक वाली निधि का प्रयोग करेगा, भारत की समेकित निधि को कभी नहीं प्रयोग करेगा। जो साथियों कंसोलिडेटेड फंड होता है उसको यूज नहीं करता, सार्वजनिक सरकारी खाते से पैसा उसके पास नहीं होता, आकस्मिक निधि होती है। अब तुमको एक बात बताएं, मेरी ध्यान से कान में सुनना, आपातकालीन निधि नहीं होती, ध्यान रखना, आकस्मिक निधि होती है, बस खत्म, गवाह है भाई साहब। अगला सवाल देखो। अच्छा देखो, इसमें मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हमारे होमगार्ड के विद्यार्थी जो अभी तक ना जुड़े हों, साथियों सारे के सारे जुड़ जाना, क्योंकि डेट जो है इसके ऑफर की 28 तारीख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है गुरुजी? 28 तारीख। ध्यान रखना, ये अंतिम प्रयास बैच है, तुम्हें सफलता दिलाने के लिए रामबाण बैच है। अगला सवाल देख लो जल्दी से, फटाफट से बताइए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? अब देखो ये सवाल तुमको राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद जो हैं उनसे एक तरीके से जोड़कर बताया जाता है। बताइए हमारे यहां भारतीय संविधान में क्या आर्टिकल 53 लगाओगे? अभी पढ़ाया। आर्टिकल 54 में चुनाव, आर्टिकल 55 में उसके चुनाव का तरीका, अनुच्छेद में साथियों कार्यकाल, 56 एक ही बचा, खत्म। चुटकियों में मसल के रख दो, मसल के सवाल को मसल दो, 1% बचना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, बचना नहीं चाहिए। अगला सवाल देखिए 37 नंबर, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो सबसे लंबा रहा? आप सभी लोग पढ़िए, इनमें से बाकी इनका 5 साल, इनका 5 साल, इनका 5 साल, भाई साहब 1952 से लेकर 1962 तक। देखो सिर्फ रिवीजन देखो, रिवीजन, और रिवीजन की ताकत को देखो, मुकाबला हारना नहीं है। लाइक और शेयर तुम भले ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कल तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी सभी की क्लासेस का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी और आवश्यक है, सच में कह रहा हूं। बताइए कौन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री बना था? देखो मोरारजी देसाई जो थे उनके समय साथियों 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी और 1979 में भाई साहब रहे थे, ध्यान रखना। वैसे मोरारजी खुद भी साथियों ध्यान रखना एक तरीके से क्या रहे थे? उप प्रधानमंत्री रहे थे। 1977 से 1978 और 1978 से 1979, ये आप सभी लोग ध्यान रखना, ये दो एक तरीके से ऐसे समय हैं जिनको भारत के इतिहास में कोई भूल नहीं सकता। हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह ने साथियों मोरारजी के साथ दगा कर दिया था, इंदिरा गांधी जी के बहकावे में आकर के आप सभी लोग जानते हैं सरकार गिरा दी थी। तो चौधरी चरण सिंह आगे चलकर 1979 से 1980 के बीच में प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, ध्यान रखना। इन्होंने ही साथियों सरकार गिरा दी थी, तो ये उनके समय उप प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी के साथियों कहने पर इन्होंने ऐसा कर दिया था। बताइए भारत में, ध्यान रखना, भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती। देखो हमारे यहाँ राष्ट्रपति पर लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर लागू होती है, मुख्य न्यायाधीश पर। प्रधानमंत्री को पद पे नहीं भाई साहब हटाते हैं, कौन से तरीके से? इस तरीके पे कभी नहीं हटाते, समझ में आया? ये आप सभी लोग याद रखना है, क्लियर है? तो हमें अगर कोई पूछे बताइए इसको कैसे हटाते कैसे हैं, तो हटाते कैसे हैं, तो इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आइए, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए, अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव से ही तुम जानते हो हमारे यहां भैया क्या आ गया था, याद करो, अटल जी भाई साहब हार गए थे और सरकार उनकी गिर गई थी, प्रधानमंत्री हट गए थे। बताइए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ये तो सब पढ़ा रखा है, तुमको पता है। हमारे यहाँ भारत में आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 324, इसको तुमने पढ़ा होगा। हम जानते हैं हमारे यहाँ चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? चुनाव आयोग, जिसका साथियों ध्यान रखना आप सभी लोग गठन पढ़ते हैं 25 जनवरी को किया गया था और वर्ष था 1950। अच्छा 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? जरा कमेंट में बताना आप सभी लोग अगर याद हो तो। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बताते हैं, 1989 में आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ एक चुनाव
आयुक्त हुआ करता था, ध्यान रखना। जैसे कि अभी आप सभी लोग ज्ञानेश कुमार को पढ़ेंगे। 26वें नंबर पे कौन थे? ज्ञानेश कुमार अभी हैं, ध्यान रखना, ज्ञानेश कुमार को आप नोट कर लेना। लेकिन उसी साल साथियों दो अन्य चुनाव आयुक्तों को पहली बार नियुक्त किया गया था। तो प्रथम बार साथियों ध्यान रखना, मतलब प्रावधान जो है वो 1989 से इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया था। राष्ट्रपति केवल और केवल इनको नियुक्त करता है, ये आप सभी लोग नोट कर लेना। कौन करेगा? राष्ट्रपति। वाह गुरुजी, मतदाता दिवस मनाते हैं, आप जानते हैं कौन सा वाला? राष्ट्रीय वाला, ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं, मतदाता दिवस। आप सभी लोग ध्यान रखना, अगली क्लास जो होगी वो हमारे स्टैटिक जीके के भाई साहब पंकज गुरुजी की होगी, पंकज सर की होगी। बहुत ही गजब का कंटेंट लेकर आ रहे हैं, हिम्मत नहीं हारनी है, अभी पंकज सर से मुकाबला आपको भाई साहब करना है, ध्यान रखना। मेन चैनल पर क्लास, ये मेन चैनल से कम की क्लास लग रही है? तुम बताओ, अच्छा ये मेन चैनल के कम की क्लास है? भाई साहब इतनी हिम्मत, इतनी मेहनत करके तुमको तैयार करा रहे हैं, तुम कह रहे हो मेन चैनल से कम की क्लास है? बताइए निम्नलिखित में से कौन 2 बार कार्यवाहक साथियों एक तरीके से प्रधानमंत्री रहे? देखो तुमको याद होगा इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनने वाली थी, एक तो 1966 में जब शास्त्री जी का निधन हुआ, शास्त्री जी की मृत्यु हुई, ध्यान रखना, शास्त्री जी की मृत्यु, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी को बनाया गया 1966 में। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया था। गुलजारीलाल नंदा ही वो व्यक्ति हैं जो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी बने थे। तो योजना आयोग के साथियों ध्यान रखना प्रथम उपाध्यक्ष भी बने थे, तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी ये बने थे, ध्यान रखना। बोलो क्लियर है कि नहीं? जरा बताइए सभी लोग मैदान में, भाई साहब आप सभी लोग लड़ रहे हो और हमारी हिम्मत से भाई साहब कमजोर मत होना। हम तुमको हिम्मत इतनी दे देंगे कि तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन जो है ना उसका लेवल बढ़ जाएगा, अभी देखते रहना। कह रहा है बताइए राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है यदि वह संवैधानिक रूप से चलने में विफल है। राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? आप सभी लोग बताइए। मैं 99% जानता हूं कि भैया इस क्वेश्चन में फंसने की उम्मीद तुम्हारी ज्यादा है, ठीक है? ज्यादा है, ज्यादा है, ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है भाई, जल्दी से देखो, आपातकाल लगाने की संवैधानिक घोषणा इनमें से कौन करता है? बहुत ही गजब सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत काम है, बस कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी क्लास को बस खत्म करने वाले हैं। अब पंकज सर की क्लास जो है वो एक तरीके से चालू होने वाली है। आपातकाल राज्य में लगाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, आर्टिकल 356 के तहत, आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। हमारे यहाँ भाई साहब आपातकाल को लगाने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि भैया राज्य में संवैधानिक संकट की बात हो जाए तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है उसकी घोषणा करता है। अगर आपसे कोई पूछ दे घोषणा कौन करेगा, तो घोषणा करने का अधिकार जो है वो केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर रिपोर्ट पूछे कौन देगा, तो रिपोर्ट तो भाई साहब राज्यपाल की होती है, या आप सभी लोग याद रखना, राज्यपाल की। घोषणा राष्ट्रपति करता है, याद रखना, क्योंकि यह अधिकार जो है आपातकाल वाला वो राष्ट्रपति के पास होता है। क्लियर है? अगला सवाल देख लो तुम सभी लोग, आप सभी लोगों के लिए होमवर्क का है। आज मैंने कुछ सवाल जो है वो एक तरीके से कम कराए हैं क्योंकि पहली क्लास थी। अभी हम आपको कल की क्लास में इसके बचे हुए सवालों को कराएंगे और भी नए सवाल कराएंगे। यकीन मानिए, मुझे बताइएगा जरूर कि आज की क्लास कैसी लगी। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी लोग कमेंट में ऑफलाइन बताइएगा। कोशिश करिएगा जैसे सिखाया है कि जैसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे नंबर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन थे और चौथे नंबर के राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाना पड़ा था। वो पूरा कॉन्सेप्ट बताइएगा, मुझे पूरा भरोसा है तुम जरूर बताओगे। इसके साथ तुमको हम एक ज्ञान की बात और बताते हैं, सच में ये दिल से बता रहे। अगर आप में से अभी तक कोई भी बच्चा होमगार्ड के इस अंतिम प्रयास बैच से नहीं जुड़ा है तो प्लीज जुड़ जाइए। ये तुम्हारे भले की मैं बात कर रहा हूं, बड़ा भाई होकर के तुम्हें ये भले ही साथियों एक तरीके से मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं तुम्हें एक आदेश जैसा देता हूं कि जुड़ जाइए। केवल 99 रुपए की बात है, बहुत गजब का कंटेंट है मेरे दोस्त। चाहते तो इसके आगे 2 लिख देते, 299, 499, सिर्फ 99 रुपए में इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। लबालब कंटेंट से भरी हुई टीम है साथियों, 600 घंटे से ज्यादा की क्लासेज इसमें हम आपको दे रहे हैं, कंप्लीट थ्योरी बैच है, ठीक है। इसके साथ में आप सभी लोगों को हमने ये किताब जो है वो बता रखी है, आप सभी लोग इस किताब का भी फायदा लीजिएगा जो हमारी होमगार्ड की है मेरे दोस्त, ध्यान रखना किसकी है, होमगार्ड की है, ध्यान रखना होमगार्ड की है। होमगार्ड की जो ये किताब है आप सभी लोगों के बीच में साथियों केवल और केवल 199 रुपए में पहुंच रही है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिस बुक है, गजब का कंटेंट है, लाजवाब साथियों, ध्यान रखना इसमें
थ्योरी के साथ प्रैक्टिस चीजें जो हैं वो भी रखी गई हैं। अब देखो तुम्हारे सामने ये मेरे दोस्त क्या है भाई साहब, ध्यान रखना अपनी 9 बजे वाली क्लास है, लेकिन उसके पहले अभी देखो पंकज सर की क्लास जो है वो लाइव हो चुकी है। तो तुम सभी के सभी जाओ और यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर जाओ और क्या लिखोगे, लिख देना एक बार कि अंकित सर की अदालत से आए हैं, और कुछ नहीं। जीके जीएस वाले अंकित सर ने भेजा है, मजा आ जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जाकर एक बार कमेंट जरूर करोगे, अंकित सर की क्लास से आए हैं, बस इतना बता देना, मुझे बहुत खुशी होगी। पंकज सर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनको भी साथियों जानकर खुशी होगी कि भैया एक बार देखो तो सही, अंकित सर के दोस्त हैं, अंकित सर के साथियों ध्यान रखना साथी हैं। ये हमारे सारे शेर शेरनी जाओगे ना, चलो पहुंचो जल्दी से, और रात में 9 बजे आ जाना अपनी भाई साहब ध्यान रखना इस क्लास में। रात में 9 बजे जब सारी दुनिया सो जाए तो चुपचाप मेहनत करने के लिए रात में 9 बजे अपनी 100 नंबर वाली क्लास में पहुंच जाना। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे शाम को 5 बजे और 6 बजे। जय हिंद, थैंक यू सो मच।